नमस्कार। आज हम आपके लिए देश और दुनिया की सबसे अहम खबरों का विश्लेषण लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों, भारत नेपाल के ऊर्जा संबंध, नई जीएसटी दर संरचना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और घड़ियाल संरक्षण जैसे विषयों पर। हर खबर का आपके जीवन और समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर एक अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन 3 महत्वपूर्ण धाराओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इन धाराओं पर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट के इस फैसले से वक्फ कानून के अमल पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब जानते हैं किन धाराओं पर रोक लगी है और इसका क्या मतलब है। कोर्ट ने उस प्रावधान को रोक दिया है जिसमें किसी व्यक्ति को वक्फ के लिए अपनी संपत्ति दान करने से पहले कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास करना अनिवार्य था। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित नियमों के यह प्रावधान मनमाना हो सकता है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस नियम के कारण रुक रहे थे। एक और धारा, जिसमें कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार था कि क्या कोई घोषित संपत्ति सरकारी है, उसे भी कोर्ट ने रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि शासन के अधिकारों का फैसला अंतिम नहीं हो सकता और उस पर कानून या समीक्षा होनी चाहिए। इससे प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना कम होगी और संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी। कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर भी सीमा तय कर दी है। केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इससे वक्फ बोर्ड की संरचना में संतुलन बना रहेगा और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा होगी। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने का फैसला नहीं रोका। यह प्रावधान किसी संपत्ति को उसके उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित करने की अनुमति देता था। कोर्ट ने माना कि इसका दुरुपयोग हो रहा था और 1923 से अनिवार्य पंजीकरण के बाद इसे हटाना मनमाना नहीं है। इससे संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी। भारत और नेपाल के बीच हाल के वर्षों में ऊर्जा सहयोग लगातार गहरा हो रहा है, खासकर पनबिजली क्षेत्र में। भारत ने नेपाल से बिजली खरीद में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। अब जानते हैं इस सहयोग के नए रिकॉर्ड और समझौतों के बारे में। भारत ने नेपाल से अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली खरीदने को मंजूरी दी है। इससे भारत को नेपाल की कुल बिजली आयात क्षमता 140.7 मेगावाट हो गई है, जो 34 पनबिजली परियोजनाओं से आती है। यह दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) ने नेपाल की एक कंपनी के साथ सालाना 10 मीट्रिक टन एलएनजी आयात का समझौता किया है। यह समझौता 2025 के दौरान लागू होगा और दोनों देशों के ऊर्जा व्यापार को नई ऊंचाई देगा। इससे नेपाल को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और भारत को अपने पड़ोसी के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समय राज्यपाल की शक्तियों पर एक राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई कर रहा है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध में। मुद्दा यह है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक सहमति रोक सकते हैं या नहीं। यह मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सरकार के जनादेश से जुड़ा है। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 में सहमति रोकना शब्द को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। कोर्ट का कहना है कि यह एक पूर्ण वीटो नहीं हो सकता, जिससे राज्यपाल किसी विधेयक को बिना वापस भेजे रोक दें। इससे राज्यपाल की शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं और लोकतंत्र की रक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन घटनाओं का हवाला दिया जहां तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में
राज्यपालों ने कई सालों तक विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लिया। इससे चुनी हुई सरकारों का जनादेश कमजोर हुआ। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और समय सीमा तय करना जरूरी है। राष्ट्रपति संदर्भ का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या राज्यपालों के संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए समय सीमा तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं देगा, लेकिन संविधान की व्याख्या इस तरह करेगा कि राज्यपाल चुनी हुई सरकार के लिए अड़चन न बने। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% की जगह 3 स्लैब होंगे। 5% आवश्यक वस्तुएं, 18% मानक वस्तुएं और 40% लग्जरी हानिकारक वस्तुएं। इससे टैक्स प्रणाली सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नई जीएसटी संरचना से साबुन, टूथपेस्ट और पैकेटबंद खाद्य पदार्थ जैसी कई जरूरी घरेलू चीजों के साथ साथ एसी, टीवी और छोटी कारों जैसे महंगे सामानों के दाम कम होने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और महंगाई का दबाव कम होगा। आम लोगों के लिए यह राहत की खबर है। व्यवसायों के लिए इस सरल संरचना से वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे, अनुपालन बेहतर होगा और लागत कम होने से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सीमेंट और खेती की मशीनों पर गेस्ट कम होने से आवास और कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा। महिला मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट में महिला श्रम बल भागीदारी दर एफएफपीआर में महत्वपूर्ण वृद्धि को उजागर किया गया है। पिछले 7 वर्षों में महिला रोजगार दर लगभग दोगुनी होकर 40.3% हो गई है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 22% थी, जो अब बढ़कर 41.7% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 96% और शहरी क्षेत्रों में 43% है। इससे साफ है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं अब उद्यमिता में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। महिला प्रधान स्थानों का हिस्सा बढ़कर 26.2% हो गया है और डीपीई के साथ पंजीकृत लगभग आधे स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। पीएम मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ऋण दिया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां अब भी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं 81% अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं और उन पर बिना वेतन वाले देखभाल के काम का बोझ ज्यादा है। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित होती है। घड़ियाल, जो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, के संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने घड़ियाल के बच्चों को गेरुआ नदी में छोड़कर संरक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह 1975 में शुरू हुए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जैसे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला है, भारत की 80% से ज्यादा घड़ियाल आबादी का घर है। यह अभयारण्य घड़ियालों के लिए सुरक्षित वातावरण और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। घड़ियालों की आबादी को अब भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इनमें प्रमुख हैं निवास का नुकसान, अवैध गतिविधियां और प्रदूषण। इन खतरों के कारण घड़ियालों की संख्या में गिरावट आ रही है। बांधों के निर्माण से नदियों का प्रवाह बाधित होता है और घड़ियालों के निवास स्थान खंडित हो जाते हैं।
इससे उनके प्रजनन और भोजन की उपलब्धता पर असर पड़ता है। रेत का अवैध खनन घड़ियालों के अंडे देने के महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा मछली पकड़ने के तरीके, खासकर जाल का इस्तेमाल, घड़ियालों की आकस्मिक मौत का कारण बनता है। औद्योगिक कचरा और रसायनों से नदियों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिससे घड़ियालों के भोजन, स्रोत और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। आज की इन खबरों से साफ है कि देश में कानून, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, भारत नेपाल के संबंध, नई जीएस संरचना, महिलाओं की भागीदारी और घड़ियाल संरक्षण, हर मुद्दा हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। जागरूक रहें, जुड़े रहें। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। कोर्ट ने 3 धाराओं पर रोक लगाई है, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और दान के नियमों में बदलाव आ सकता है। इससे संबंधित याचिकाओं पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। अब वक्फ के लिए संपत्ति दान करने से पहले 5 साल का अभ्यास अनिवार्य नहीं है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो तुरंत दान करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे मनमाना प्रावधान बताया है। कलेक्टर को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अंतिम अधिकार अब नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक फैसलों पर कानून या समीक्षा होनी चाहिए। इससे संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। इससे बोर्ड की संरचना में संतुलन बना रहेगा और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा होगी। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने का फैसला कोर्ट ने नहीं रोका है। इससे संपत्ति के उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। पनबिजली और एलएनजी के क्षेत्र में नए समझौते दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। भारत ने नेपाल से बिजली आयात की सीमा बढ़ाकर 140.7 मेगावाट कर दी है। यह 34 पनबिजली परियोजनाओं से आती है और दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा का नया अध्याय है। आईओसीएल और नेपाल की कंपनी के बीच सालाना 10 मीट्रिक टन एलएनजी आयात का समझौता हुआ है। इससे नेपाल को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और भारत नेपाल व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की शक्तियों पर बहस जारी है। खासकर विधेयकों पर सहमति रोकने के अधिकार को लेकर संविधान की व्याख्या की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए अहम मुद्दा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का वीटो अधिकार पूर्ण नहीं है। विधेयकों पर अनिश्चितकालीन रोक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विधेयकों पर राज्यपालों की देरी से चुनी हुई सरकारों का जनादेश कमजोर हुआ। कोर्ट ने समय सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया है। राष्ट्रपति संदर्भ का उद्देश्य राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने की संभावना पर विचार करना है। कोर्ट ने कहा कि वह संविधान की व्याख्या इस तरह करेगा कि राज्यपाल सरकार के लिए बाधा न बने। नई जीएसटी दर संरचना से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी और महंगे सामानों के दाम भी घटेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। व्यवसायों के लिए नई संरचना से अनुपालन आसान होगा, लागत घटेगी और विवाद कम होंगे। इससे विनिर्माण, आवास और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वे अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। महिलाएं उद्यमिता में भी आगे हैं, लेकिन अब भी 81% महिलाएं
अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। उन्हें बिना वेतन वाले काम का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित होती है। घड़ियाल संरक्षण के लिए सरकार और समाज मिलकर काम कर रहे हैं। गेरुआ नदी में बच्चों को छोड़ना और चंबल अभयारण्य जैसे प्रयास घड़ियालों की आबादी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। निवास स्थान का नुकसान, अवैध गतिविधियां और प्रदूषण घड़ियालों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सतत प्रयास जरूरी हैं, ताकि यह संकटग्रस्त प्रजाति बची रहे।